हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। कल मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, सेकेंड चैप्टर का। तो आज हम इसका सेकेंड पार्ट अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग कर चुके हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान की ज़रूरत किसे होती है, और साउथ अफ्रीका के जो वहाँ पे रंग भेद की जो नीति थी, मंडेला के जो कार्य थे, कल हम उनको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि संविधान एक बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की, बहुत सारे जिसमें नियम कायदे कानून होते हैं जो ना केवल सरकार के लिए होते हैं बल्कि नागरिकों के लिए भी होते हैं, जिसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उनसे वो सारे समूह जितना भी होता है इसमें, उन सब की एक किताब होती है संविधान, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। तो सामूहिक रूप से जिसमें जो उसमें जो लिखा गया है उसे सभी को मानना ही अनिवार्य होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन, जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, उनके बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। तो संविधान नियमों और कानूनों की एक ऐसी किताब है जिसमें ना केवल नागरिकों के आपसी संबंध बल्कि नागरिकों के सरकार के साथ संबंध कैसे होने चाहिए ये भी तय किया जाता है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें से कुछ प्रमुख है। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। तो पहला इसका कार्य क्या हो गया संविधान का, कि लोगों के बीच में सहयोग की भावना, भरोसे को विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। दूसरा, संविधान में क्या लिखा गया है कि सरकार का गठन किस तरह से होता है, सरकार कैसे बनती है, और सरकार के फैसले लेने के तरीके क्या होते हैं, किस तरह के फैसले उन्हें लेने चाहिए, किस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी संविधान में कही गई है। यानी कि नागरिकों के साथ साथ सरकार को भी संविधान के अनुरूप ही कार्य करना होता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। तीसरा, संविधान में क्या लिखा गया है कि सरकार के अधिकारों की सीमा, सरकार के जो अधिकार होते हैं उनकी भी एक लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार जो मनमानी ढंग से काम कर सके। और नागरिकों के क्या अधिकार होते हैं दूसरे नागरिकों के प्रति, सरकार के प्रति, देश के प्रति, वो भी संविधान हमें बताता है। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। और अच्छे समाज के बनने के लिए, क्योंकि जब समाज अच्छा होगा तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा, तो एक अच्छे समाज के लिए क्या क्या आकांक्षाएं होती है, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो सारी बातें भी संविधान में बताई गई हैं। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, यह ज़रूरी नहीं है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ पे संविधान है जिन जिन कंट्रीज़ में, तो वो सारे डेमोक्रेटिक कंट्री ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है, यानी कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रणाली है, वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ संविधान है, डेमोक्रेटिक प्रणाली होना ज़रूरी नहीं है। पर जहाँ डेमोक्रेटिक प्रणाली है, यानी कि लोकतंत्रात्मक राज्य है, वहाँ पे संविधान होना ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी, यानी कि अमेरिका में भी संविधान है, फ्रांस में भी संविधान है। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होगा। और इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों के देश में संविधान बनने के साथ साथ लगभग ये तय हो गया था कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लिखित संविधान होना चाहिए सब जगह। तो अब इसका नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टॉपिक, भारतीय संविधान का निर्माण। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू की इमेज दी हुई है। चलिए तो हम पढ़ते हैं।
दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में बना है। जिस तरह से आप लोगों ने अगर पार्ट 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता चला होगा कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय क्या क्या कंडीशंस हुई थी, किस तरह से लोग वहाँ पे जीवन यापन करते थे, क्या क्या वहाँ पे नीतियाँ थी, क्या क्या भेदभाव हो रहे थे लोगों के साथ और किन कंडीशंस में उनके संविधान बने। तो उसी तरह से भारत में भी बहुत विकट परिस्थितियों के बाद संविधान का निर्माण हुआ है। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत कोई छोटा मोटा देश तो था नहीं, पहले बहुत बड़ा था और बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंसेस भी हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे खान पीन है, बहुत सारे त्यौहार हैं, मौसम है अलग अलग, तो विविधता है भारत में बहुत सारी। तो यहाँ पे सब लोगों के बारे में सोचते हुए, सबकी ज़रूरतों का, अधिकारों का ध्यान रखते हुए, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितनी भी रिलीजन्स हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग कह सकते हैं जातियों के, जन समूहों के, तो सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए भी संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। और संविधान कब बना था? क्योंकि ब्रिटिशर्स थे उस समय, उनका शासन था और ब्रिटिशर्स से पहले बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था, जिनमें डच थे, फ्रांस थे, पुर्तगालीज़ थे, मुगल्स थे, फिर ब्रिटिशर्स थे, बहुत सारे थे जिनमें काफ़ी मतलब लंबे समय तक भारत गुलामी का जीवन व्यतीत करता रहा है। तो अब क्या था, अब जब भारत देश आज़ाद हुआ था, संविधान बन रहा था उसका, तो गुलाम की हैसियत से निकल करके अब एक नागरिक बनने जा रहे थे, एक स्वतंत्र देश के नागरिक। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। बंटवारा भी हुआ था साथ में, भारत का जो इतनी बड़ी कंट्री थी अब वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बहुत म्यांमार, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो सारा पूरा एक खंड था जो बाद में अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। तो अब यहाँ के लोगों ने वो परिस्थिति भी झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। और जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो बहुत सा लॉस हुआ था दोनों कंट्रीज़ को। तो ये एक बर्बादी और दहलाने वाला एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। विभाजन के समय केवल 10 लाख, कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी, अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा अपनी रियायत का विलय कर दे। ठीक है, तो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो देसी रियासतें थी उस समय, जिन राजाओं का, छोटे छोटे राजाओं, बड़े मतलब जो भी उनका उस समय राज चलता था जिस भी पार्ट में, उनको भी ये छूट दे दी थी कि वो जहाँ चाहें, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान, वहाँ पे जाके अपनी रियायतों को मिला सकते हैं, स्वतंत्र रहें, मतलब वो स्वतंत्र हैं अपने डिसीज़न लेने के लिए। इन रियायतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है, जितनी हम शांति से आज जी रहे हैं। माना हर देश में बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, पर एक कह सकते हैं कि जब अच्छाई होती है थोड़ी सी बुराई भी वहाँ पर होती है। तो अब जितना जिस तरह से हम आज जीवन यापन कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि आज ये परेशानी है, ये दिक्कत है हमारे समाज में, ये देश में, तो पहले और भी बहुत ज़्यादा थी। पहले लोगों को अपनी बात बोलने का भी अधिकार नहीं था, अपने वो विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे विचारों की। तो उतना आसान नहीं था जीवन पहले जितना कि आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। संविधान जो लोग निर्माण कर रहे थे तो उनको देश के भविष्य की और जो उस समय जो काल था, वर्तमान काल, उस समय उसकी भी उन्हें चिंता थी। संविधान निर्माण का रास्ता, सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था।
हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। मतलब जो संविधान उस समय बनाया जा रहा था, अब कंट्रोवर्सी उस समय भी बहुत थी, जैसे कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिला। सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। जो लोग शासन में थे वो लोग अपनी राय दे रहे थे, जो लोग शासन करना चाहते थे, जो लोग मेजॉरिटी में थे, वो अपनी राय अलग, मतलब सबकी अपनी अलग अलग डिमांड्स थी। और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी, क्योंकि उस समय आंदोलन भी चल रहे थे देश में बहुत सारे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। पर जो मेन पॉइंट्स थे उसमें सहमति अलग अलग ग्रुप्स की लोगों की सहमति बन चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो वहाँ पे एक रूपरेखा भी बना ली गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान किस तरह का होगा। इन दोनों ही दस्तावेज़ों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को मत देने का बराबर का अधिकार है। जो लोग वयस्क होने की श्रेणी में आते हैं, वयस्क हैं, सभी को मत देने का अधिकार होगा। खुद लोग अपने शासक को चुनेंगे। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होगा, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार, अपने विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी अपना काम धंधा शुरू करने की स्वतंत्रता। तो इसमें बहुत सारे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, क्योंकि पहले ज़माने में ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे काले का होता था, रंगीन लोगों का जो मिक्स्ड कलर्स होते थे। तो समानता का अधिकार भी उसमें रखा गया। और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात भी कही गई। अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं जो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, माइनॉरिटीज़ में होते हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा की बात भी कही गई। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। तो कुछ जो मेन जो पॉइंट्स थे, छोटी छोटी बातों को भी ध्यान उसमें रखा गया था, तो सबकी उसमें सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेज़ी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो उनके शासनकाल में सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कुछ लिमिट्स तय की हुई थी कि ये लोग ही मत दे सकते हैं। कह सकते हैं आम जनता को या साधारण जनता को वोट देने का अधिकार नहीं था शायद। तो हम कहाँ थे? हाँ, इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव करवाए गए। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। तो उस समय जो चुनाव हुए थे प्रादेशिक असेंबलियों के लिए, तो वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई नहीं थी। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलानी भी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया था। मतलब आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर के जो बहुत टाइम पहले से जो डिस्कशन चल रहे थे, बहस चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे और क्रांतियाँ चल रही थी, तो उनसे भी काफ़ी लाभ मिला कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें, उनकी क्या क्या अधिकार हैं, किस किस चीज़ों की उनकी रक्षा होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, बहुत चीज़ें जानने को मिली। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। उन्होंने बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अपने देश का संविधान किस तरह से होना चाहिए, लोगों
के साथ क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और मतलब अपनी ज़रूरत की चीज़ों को अपनाने में वहाँ से उन्हें कोई हिचक नहीं हुई। जो सही लगा उन्होंने बाहर से भी अपनाया। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। यानी कि जो लोग संविधान निर्माता थे, संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो वो लोग जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी उनके आदर्शों से, ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उससे, उसके कामकाज के करने के तरीके से, और अमेरिका के जो अधिकारों की सूची तय की गई थी अमेरिका में, उससे काफ़ी प्रभावित थे। यानी कि उन्होंने फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से भी अपने कुछ दिए नियम, कायदे, कानून लिए। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया। रूस में भी जो समाजवादी क्रांति हुई थी उससे भी वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। तो जिससे क्या हुआ रूस की समाजवादी क्रांति से, कि सामाजिक और आर्थिक समानता, यानी कि सोशल, समाज में सभी लोग बराबर होने चाहिए, आर्थिक रूप से सभी को बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में कोई बंदा बड़े कास्ट वाला, रिलीजन वाला काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा हो, और छोटी कास्ट वाला है तो उसकी सैलरी कम हो। ये व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने माना कि सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए समाज में। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। ऐसा नहीं था कि दूसरे देश में उन्हें ये चीज़ें अच्छी लगी तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर लिया अपने संविधान के लिए। ऐसा नहीं कर रहे थे वो लोग। वो उस चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब अनुभव कर रहे थे, वो देखना चाह रहे थे, और सवाल भी पूछते थे वो लोगों से, या फिर जिन्हें उनसे ज़रूरत लगती थी कि ये सब चीज़ें भारत के लिए सही रहेंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। संविधान सभा। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो अब इतनी सारी चीज़ें हुई कि दूसरे कंट्रीज़ से भी उनके जो अच्छी चीज़ें थी, जो अधिकार थे, जो क्रांतियाँ थी, उनसे भी प्रभावित थे संविधान निर्माता। तो अब सवाल ये उठता है कि वाकई में संविधान के निर्माता थे कौन? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। किसे कहते हैं संविधान सभा? जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जो संविधान नामक विशाल जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा था, पूरी बुक तैयार की जा रही थी, उसको लिखने में जिन्होंने काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान में बंट गया। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप कितना भी आगे तक पढ़े इस सब्जेक्ट को लेकर के, ये पॉइंट कह सकते हैं रहेगा ही रहेगा। भारत की संविधान सभा लिखने के कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया, यानी कि 26 नवंबर को संविधान लिख करके तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया, मीन्स लागू हो गया। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे अपना सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि पब्लिक फिर से मिल गई थी आकर के, एक संविधान का गठन हो गया था, एक संविधान में पूरा हमारा देश बंध चुका था, इसलिए उसे रिपब्लिक डे कहते हैं, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है।
दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी थी जहाँ पे संविधान दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि वहाँ के राजनीतिक दल और जितने भी सामाजिक समूह थे उनमें ही आपस में सहमति नहीं हो पा रही थी। कई देशों में संविधान है पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी अन्य किताब की तरह दस्तावेज भर है। ठीक है, मतलब संविधान बन तो गया पर उसे फॉलो नहीं किया जा रहा था, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो वो केवल एक बुक जैसे बन के रह गई थी। कोई भी उस पर आचरण ही नहीं करता था। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। जो हमारा संविधान बना उस पर भी कई सवाल उठे। अब जेन्युइन सी बात है भाई, ये बात मैं बार बार बोलती हूँ कि एक चीज़ ऐसा नहीं है कि हर एक कोई उस बात को मान ले, विरोध होता ही है, उसके अपोजिट लोग जाते ही हैं, चाहे कितना भी अच्छा काम हो जाए। तो उस पर भी, संविधान पर भी सवाल उठे थे। पर बहुत बड़ी जो पार्टीज़ थी, राजनीतिक दल थे, सामाजिक समूह थे, उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाए थे जैसे दूसरी कंट्रीज़ में हो रहे थे। उनमें आपस में सहमति थी। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि थी। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। और उसको मतलब मानने का एक और बहुत ज़रूरी कारण ये था कि जो संविधान सभा थी, जिन लोगों ने संविधान बनाया था, लिखा था, वो लोग भी भारत की जनता का ही, आम जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अब भाई ऐसे तो नहीं किया जा सकता था ना कि एक एक व्यक्ति से, एक एक बंदे से जाकर के संविधान की लाइन लिखवाई जाए या फिर पूछा जाए। जन समूहों के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो जो संविधान सभा थी वो भारत की जनता का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी कि क्या उनकी राय है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उन्हें अधिकार देने चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं है सही। तो वो जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत की जनता का कर रहे थे। तो इसलिए कभी भी मतलब असहमति नहीं हुई बड़े बड़े राजनीतिक दलों में, सामाजिक समूहों में। तो ये भारत के संविधान की एक असाधारण उपलब्धि थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। उस समय तक सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। मतलब कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग प्रांत से थे भारत के, तो जो अपने विचार व्यक्त करते थे, अपने आम जनता के विचारों को वहाँ पर रखते थे। पर खुद कांग्रेस पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी पार्टी की रणनीतियों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इस तरह से ही होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित था, खुला था, सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया गया था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। बुनियादी सिद्धांत मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया और फिर सबकी उस पर सहमति ली गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। मतलब जितनी भी धाराएं बनी उसकी, उस पर एक बार नहीं कई बार डिस्कशंस हुए, विचार विमर्श किए गए। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार किया गया। 2000 से भी ज़्यादा संशोधन हुए थे। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई थी। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया था और संभाल के भी रखा गया। इन्हें
कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो ये जो यहाँ पर बहस हुई थी, असेंबली बनी थी जिसमें डिबेट हुई थी, उसके 12 मोटे मोटे खंडों में उसको प्रकाशित किया गया और उसको बाद में सुना भी जाता था, उसे पढ़ा भी जाता था। संविधान की व्याख्या के लिए उन दस्तावेजों का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज हमने अपना पार्ट 2 चैप्टर का कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन सच में दिल से पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे जो मैं वीडियो आगे डालने वाली हूँ, हो सकता है मैं आज ही डाल दूँ या फिर कल मॉर्निंग तक तो मैं डाल ही दूँगी, पर कोशिश करूँगी पूरी कि आज इवनिंग तक मैं डाल दूँ। तो प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और मैं आपसे लोगों से पहले भी प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखिए एंड तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। और चलिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, क्योंकि आप लोग साथ हैं तभी सब कुछ हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय।